नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ अपना लीगल रीजनिंग का एपिसोड नंबर 2। आई होप आप लोगों ने अभी तक एपिसोड नंबर 1 हमारा देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाके देखो। मैं ये सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो फटाफट जाके इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लें। एंड अच्छा, एक बात और, इस वीडियो को ना आप स्पीड बढ़ा के देखा करो, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मान लिया इसको ना 1.25 या 1.5 की स्पीड में देखे, 1 की स्पीड में ना देखे, टाइम आप लोगों का ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा ले देखते टाइम। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन वहीं नीचे आता है, 3 डॉट्स बने होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल लिखा होगा, उसको आप बढ़ा के 1.25 या 1.5 कर लें ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 2 में। अच्छा, एक बात और, जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट की थी, हम लोग अपना पॉलिटी का नया बैच लेके आए हैं क्योंकि बच्चों को पॉलिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लीगल तो मैं यहाँ पे कवर करवा ही रहा हूँ, पर बच्चों को पॉलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने पॉलिटी का एक नया बैच इंट्रोड्यूस किया है जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों को उस बैच में एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके उस बैच में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो फटाफट करवा लें। बिकॉज हो सकता है सीट्स खत्म हो जाए, नंबर ऑफ बैचेस बहुत कम होंगे, 1 या 2, और एक बैच में हार्डली 10 to 15 सीट्स होंगी, तो टोटल 20 से 25 बच्चों के पास ही मौका होगा। तो इसलिए देखिए, 45 डेज़ का बैच है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर आप मार्केट में जाके पता करेंगे तो उनके मुकाबले हमारे चार्जेस कुछ भी नहीं है। तो आप एक बार ट्रायल लें, और डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप एक बार आके देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप ज्वाइन करिए, नहीं अच्छा लगा तो क्या जाएगा नुकसान, ठीक है। अच्छा, एक बात और, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप जाके मेरे को उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अलग अलग तरह के सवाल पूछेंगे, उसके जवाब दिए जाएंगे। मतलब काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होती है। पूरी डिस्कशन को मैं अपने आप खुद मॉनिटर करता हूँ कि भाई सारे सवाल ठीक जवाब जा रहे हैं या नहीं जा रहे। साथ साथ मैं नोट्स और नई नई डिस्कशन, इंपॉर्टेंट नोटिस भी शेयर करता रहूँगा उसमें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ। मैं एक बार पेन उठा लूँ यहाँ से अपना, ये मैंने उठा लिया अपना पेन, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके, रिपोर्ट है, हाँ जी। तो पहला सवाल आता है, प्रिंसिपल है एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय a minor below the age of 18 years is void ab initio from the beginning। इसमें नोट वर्ड्स क्या है, एक तो भाई कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया जाए, माइनर की एज डिफाइन कर रखी है यहाँ पे, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से कम का है तो वो माइनर है। तो किसी भी माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। तो अब हम अपना इसमें फैक्ट पढ़ते हैं। अब फैक्ट क्या बोलता है, फैक्ट बात करता है a 17-year-old boy कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज हाउस टू बी। ए की उम्र कितनी थी, 17 साल। उसने बोला उसने अपना घर बी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक एज का बहुत मेजर फैक्टर आ जाता है कि क्योंकि ए की एज 17 ईयर्स थी तो ए माइनर था और ए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एलिजिबल नहीं था, यानी ए के साथ किया गया हर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो ही होगा, ठीक है। ए रिसीव्ड रुपीज 15,000 एज कंसिडरेशन एंड रिफ्यूज्ड टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द हाउस। अब ए ने बी को बोला था कि भाई मुझे अपना घर बेचना है। बी ने ए को 15,000 रुपए की पेमेंट भी कर दी, पर ए ने उसको अपना घर नहीं दिया। तो अब देखते हैं इन द प्रेजेंट केस क्या होता है। The agreement between A and B is valid. A has to deliver the possession of the house। जो A और B के बीच में एग्रीमेंट है वो वैलिड है और A को अपने घर का पोजेशन देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि भाई ये एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो है क्योंकि A की एज 17 साल थी। The agreement between A and B is void ab initio between A as A was a minor when he entered into the contract। ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम A क्या था, माइनर था, ठीक है। तो ये जवाब हमारा बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या ये आता है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 11 में डिफाइंड है। एक बार अगर आप के पास है तो आप फटाफट जाके वहाँ पे 11 देख लो, ठीक है, कौन कौन सी कैपेसिटी क्या क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्या बात करता है, प्रिंसिपल बात करता है अ माइनर हु फ्रॉडलेंटली रिप्रेजेंट्स दैट ही इज अ मेजर इज नॉट स्टॉप्ड precluded from taking the defense of माइनॉरिटी टू अवॉइड दी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब अगर मैं आपको आसान हिंदी भाषा में समझाऊं तो क्या होता है कि कोई भी माइनर अगर झूठ बोलता है कि नहीं भाई मैं माइनर नहीं हूं, मैं मेजर हूं, और किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है तो भी वो माइनर इस चीज़ का डिफेंस लेने से पीछे नहीं हट सकता कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मैं माइनर था, ठीक है। फैक्ट पढ़ते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा इस प्रिंसिपल का मतलब।
A minor succeeded in delivering some money lenders by telling receiving sorry a minor succeeded in deceiving some money lenders by telling them a lie about his age and received a लोन ऑफ ₹500। एक माइनर था, एक बच्चा था जो काफ़ी सारे मनी लेंडर्स को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया कि नहीं भाई मेरी उम्र 18 से ज़्यादा है, मैं माइनर नहीं हूँ, और उनसे 500 रुपये उसने उधार पे ले लिए। ठीक है, तो अब इन प्रेजेंट केस क्या होता है? इन प्रेजेंट केस होता है अ माइनर कैन वैलिडली प्लीड दैट ही इज़ अ माइनर एंड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर है, वो झूठ बोलने के बाद भी प्लीड कर सकता है कि भाई मैं तो माइनर था और मेरे पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगेगा। Next, a minor cannot take the defense of minority because he has obtained the loan from money lender on the representation that he is an adult। सेकेंड पॉइंट में यही बात की गई है कि भाई क्योंकि वो अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि भाई उसने झूठ बोला लेकिन फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, ही कैन ऑलवेज टेक द डिफेंस। ठीक है, तो इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो आप एक बार जाके उस केस लॉ को भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। A person who supplies necessities of life to a minor is entitled to be reimbursed for such supply। अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर को सप्लाई करता है नेसेसिटीज़, ठीक है, तो वो उसको बाद में उस से रीइम्बर्स करवा सकता है। ये प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल कोई माइनर है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, किसी व्यक्ति ने उसको खाने के लिए खाना दिया और उसकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस बियर ऑफ किए हैं, हालांकि वो माइनर है तो उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल अगर वो उसको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है तो वो बाद में उसके मेजर होने के बाद उससे वो नेसेसिटीज़ रिकवर कर सकता है फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। ये लिखा हुआ है इस प्रिंसिपल में। अब फैक्ट देखते हैं, फैक्ट क्या बात करता है? फैक्ट बात करता है ए, अ माइनर बोरोज ₹10,000 फ्रॉम बी फॉर डिफेंडिंग हिमसेल्फ इन अ डकैती केस। ठीक है, ए था, ए ने बी से 10,000 रुपये मांगे क्योंकि उसके खिलाफ कोई डकैती का केस चल रहा था, तो उसमें बचने के लिए उसने 10,000 रुपये मांगे। ठीक है, अब इन दी प्रेजेंट केस क्या होता है? प्रेजेंट केस में पढ़ते हैं B is not entitled to be reimbursed as the agreement with minor is void ab initio, कि भाई B को वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि वो माइनर के साथ एग्रीमेंट void ab initio है। लेकिन इसमें थोड़ी सी यहाँ पे आशंका है, तो आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर आगे बात करेंगे। B is entitled to be reimbursed as the money borrowed by A must be taken to have been borrowed for necessaries that is defend his life and personal liberty। भाई ये बात मेरे को बिल्कुल ठीक लग रही है कि भाई B को अपने पैसे वापस मिलेंगे। क्यों वापस मिलेंगे? क्योंकि भाई बी ने जिस टाइम पे वो पैसे दिए तो उस टाइम पे उसकी नेसेसिटी थी अपने आप को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वो करना। ठीक है, मनी सप्लाइड बाय बी नॉट बीइंग नेसेसरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स। कुछ बच्चों को इसमें ऑप्शन सी लग रहा होगा, कुछ बच्चों को इसमें ऑप्शन बी लग रहा होगा। तो पहले मैं सी और बी में डिफरेंस बता देता हूँ आपको। ऑप्शन बी क्या बोलता है? ऑप्शन बी बोल रहा है कि बी को उसके पैसे वापस मिलेंगे क्योंकि जो उसने वो पैसे दिए थे दैट वॉज अ नेसेसिटी, जो राइट टू लाइफ की उसमें ज़रूरी है। ठीक है, और सी ऑप्शन बोलता है कि बी को पैसे वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि वो नेसेसिटी नहीं थी। अब देखा जाए तो कहने वालों का सी का भी ठीक है, बी का भी ठीक है, बट इसमें आंसर हमारा बी होगा क्योंकि इसमें ना साफ साफ लास्ट में दे रखा है कि बोरोड फॉर लाइफ दैट इज टू डिफेंड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें ना नेसेसिटी को डिफाइन कर रखा है। अगर इसमें नेसेसिटी को डिफाइन ना कर रखा होता तो मैं एक बार ऑप्शन सी की तरफ जा सकता था, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे बी पॉइंट में नेसेसिटी को डिफाइन कर रखा है, भाई राइट टू लाइफ उसकी नेसेसिटी है, तो इसमें इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोले तो इसमें वही है, भाई रिकवर कर सकता है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल देखते हैं। A person who is usually of unsound mind but who is occasionally of sound mind may enter into a contract when he is of sound mind। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, मतलब उसकी दिमागी हालत वैसे ठीक नहीं रहती, लेकिन जिस समय उसकी दिमागी हालत ठीक है, लेकिन जिस वक्त वो साउंड माइंड का है, तो उस समय अगर वो भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, आई होप प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अपना केस देखते हैं। केस बात करता है ए, a lunatic who is lodged in a mental hospital agrees to sell his house for ₹10,000 to be a doctor। एक ल्यूनेटिक था, ल्यूनेटिक मतलब जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, एक मेंटल हॉस्पिटल में, उसने कहा डॉक्टर को कि भाई मैं अपना घर आपको 10,000 रुपये में बेच दूंगा। ए वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर मेड बाय द डॉक्टर वॉज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, अब यहाँ साफ साफ बात कह रखी है कि ए उस ऑफर को एक्सेप्ट करते टाइम क्या था, पूरे के पूरे साउंड माइंड का था। और प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि कोई भी ल्यूनेटिक जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है पर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो ऑफर बिल्कुल वैलिड होगा। अब आ जाइए इन द प्रेजेंट केस।
द एग्रीमेंट एंटर्ड बाय ल्यूनेटिक इज नॉट एट ऑल एनफोर्सेबल, जी नहीं, साउंड माइंड का है तो एनफोर्सेबल होगा। द एग्रीमेंट अ ल्यूनेटिक हैज नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ओनली हिज और हर रिलेटिव्स कुड डू सो, ऐसी तो कोई बात कर ही नहीं रखी। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, द एग्रीमेंट एंटर्ड बाय द ल्यूनेटिक इज एनफोर्सेबल बिकॉज वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ही वॉज ऑफ साउंड माइंड एंड कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम अ रेशनल जजमेंट। बिल्कुल ठीक, प्रिंसिपल भी यही बात बोलता है कि भाई अगर एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते टाइम वो साउंड माइंड का था तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, अगला प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग। भाई लोग चलो आगे आ जाओ। प्रिंसिपल अगला क्या बोलता है, वेयर द रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी देयरबाय ऑब्टेन्स एन अनफेयर एडवांटेज बाय यूजिंग सच इन्फ्लुएंस द सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई अगर एक पार्टी की दूसरी पार्टी के ऊपर कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। अब सवाल ये आता है व्हाट इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होती है कि जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको आपके ऐसे कुछ राज पता होते हैं कि वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं, तो उस रिलेशनशिप को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो अगर कभी भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कोई बंदा अगर अनफेयर एडवांटेज उठाना चाहता है तो वो ऑप्शन हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। फैक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट बोलता है ए स्पिरिचुअल गुरु बाबा जी इंड्यूस्ड बी अ डिवोटी टू गिफ्ट होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी सो दैट ही कुड सिक्योर साल्वेशन। अब ए एक बाबा जी थे, उसने बी को बोला बच्चे अपना सारा जितनी संपत्ति है सारी मेरे को दान कर दो ताकि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, तुम कभी अमर हो जाओ। ठीक है, तो अब इस प्रेजेंट केस में क्या है, बिकॉज द डिवोटी गिफ्टेड द प्रॉपर्टी अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। भाई बिल्कुल बात ठीक ही है भाई, क्योंकि उसको इंड्यूस किया गया था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बना के, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। बिल्कुल मेरे को तो यही लग रहा है। आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द डिवोटी गिफ्टेड प्रॉपर्टी आउट ऑफ हिज ओन विल सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब इसमें ना ये भी हो सकता था बट आउट ऑफ हिज ओन विल वर्ड आ गया। और अगर हम यहाँ पे अपना फैक्ट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंड्यूस्ड, फैक्ट में वर्ड यूज्ड है इंड्यूस्ड, मतलब उसको दबाव दिया गया। तो इसके हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर अगला चलें क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो प्रिंसिपल बात करता है सॉरी आप promise made without any intention of performing it thereby inducing another party to enter into a contract amounts to fraud। कोई भी प्रॉमिस अगर पूरा करने के उपलक्ष्य में ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को भ्रम में रखने के लिए किया जाए, तो वो प्रॉमिस फ्रॉड कहलाता है। ये मतलब है इस प्रिंसिपल का। अब देखते हैं भाई लोग फैक्ट क्या बोलता है। फैक्ट बोलता है ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम बी, प्राइस ऑफ गुड्स टू बी पेड सब्सिक्वेंटली, ठीक बात है। ए टेक्स पोजेशन ऑफ द गुड्स विदाउट एनी इंटेंशन टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स। ए ने गुड्स बी से कुछ सामान खरीदा, ए ने उस सामान का पोजेशन भी ले लिया लेकिन उसके पैसे देने का कोई विचार नहीं था। अब इन द प्रेजेंट केस क्या होता है, A's act of taking possession of the goods without the intention to pay amounts to fraud। अब क्योंकि A ने उस गुड को ले लिया लेकिन उसका पे करने का मन नहीं था, तो क्या ये फ्रॉड है। नेक्स्ट, इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ये फ्रॉड है ही नहीं। और सी ऑप्शन है इट वुड अमाउंट टू फ्रॉड ओनली व्हेन A fails और रिफ्यूज टू मेक दी पेमेंट। ये फ्रॉड तब कहलाएगा जब A या तो पेमेंट देने से मना कर देगा या फिर वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन बी तो भाई सिरे से खारिज हो ही जाता है। अब ऑप्शन ए और सी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं ऑप्शन ए और सी दोबारा बताता हूँ। ऑप्शन ए बात करता है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि भाई ए ने गुड्स ले लिए पोजेशन में और उसने सोचा कि भाई मेरे को पैसे नहीं देने, ये फ्रॉड है। या ए ने गुड्स ले लिया और पैसे देने से मना कर दिया, ये फ्रॉड है। तो भाई सोचना डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, मना कर देना इज अमाउंट टू फ्रॉड। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि भाई इट वुड अमाउंट टू फ्रॉड ओनली व्हेन ए फेल्स और रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड के अंत में आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। छोटे छोटे से एपिसोड्स हैं, 5-5 ही मैं केस लॉस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बहुत बड़ी बल्कि वीडियो ना हो जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में डल रही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और थोड़ी दुआएं पाओ। ठीक है गाइस, तो बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।